नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसेस बाय तरुण में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लगा लेते हैं। ये मेक आईएएस की टेस्ट की सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में दिया गया है, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने लागू किया था? नहीं, ये किया था लॉर्ड तो गलत है लगाना, कॉर्नवालिस ने खाली। कॉर्नवालिस ने 1793 में। पहला इनकरेक्ट। इस व्यवस्था के अंतर्गत 10/11 भाग जमींदारों हेतु नियत किया गया था। भाई 10/11 सरकार को और जी जमींदारों को 1/11। दोनों इनकरेक्ट हो गए। दूसरे में दिया है अभिकथन और कारण बताने हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। सही। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का स्थायी स्वामी, किसानों को नहीं, ये जमींदारों को बनाया गया था स्थायी स्वामी। इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तीसरे में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का पहला चरण औद्योगिक नियंत्रण से प्रारंभ हुआ। भाई ये हुआ व्यापारिक नियंत्रण से। पहला इनकरेक्ट। अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो बिल्कुल ही सही है बात। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। सूर्यास्त कानून भू राजस्व से व्यवस्था से संबंधित है। कौन सी से? ये है हमारी स्थायी व्यवस्था से। कॉर्नवालिस लाया था 1793 में। दादा भाई नौरोजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। सही। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य नहीं थे। भाई ये बने थे 1892 और 95 के मध्य हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य इंग्लैंड में। तो इनकरेक्ट हो गया। उन्होंने आर्थिक निकासी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सही। 1 और 3। छठे में दिया है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औद्योगिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना। सही बात। भारत निर्मित वस्तुओं पर अत्यधिक निर्यात शुल्क लगाना, ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों बातें सही होंगी। भारत में जूट मिल निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? ये कही थी आपकी कलकत्ता में, यानी कोलकाता में। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में औद्योगिकीकरण नहीं भाई व्यापारीकरण को बढ़ावा दिया था। पहला इनकरेक्ट। रेलवे के विकास में भारत की गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को बढ़ा दिया। सही। तो दोनों केवल 2 सही है। अभिकथन दिया है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। सही। ब्रिटिश शासन ने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक सुविधाएं भारतीय के विकास के लिए की। नहीं, गलत। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस अधिनियम ने बंगाल, मुंबई और मद्रास की विधायी शक्तियों को छीन लिया। भाई इसने विधायी शक्तियां नहीं छीनी थी पूर्ण रूप से। जो हमारा गवर्नर जनरल हुआ था उस टाइम पर, गवर्नर जनरल होते थे, उनके द्वारा विधायी शक्तियों को अप्लाई किया जा सकता था। 11वें में दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, जी सुब्रमण्यम अय्यर, महादेव गोविंद रानड़े, चारों ही थे। 12वें में दिया है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1853 में कावसजी नाना भाई ने बंबई में स्थापित की थी। सही बात। भारत की पहली जूट मिल 1855 में रिश्रा बंगाल में स्थापित की गई। दोनों बातें सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दादा भाई नौरोजी की द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया, आर.सी. दत्त की है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जी सुब्रमण्यम की द हिंदू और शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। महालवाड़ी व्यवस्था कब आई थी भाई? 1819 में। कथन बताने हैं। इस व्यवस्था का जनक होल्ट मैकेंजी था। सही। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार किसानों से प्रत्यक्ष रूप से लगान वसूल करती थी। नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, गांव के मुखिया द्वारा महालवाड़ी में। तो इनकरेक्ट हो गया। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग लागू किया गया था। ये भी इनकरेक्ट होगा, केवल 1 सही। आर.सी. दत्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है, उन्होंने द हिंदू नामक समाचार पत्रिका की शुरुआत की। भाई आर.सी. दत्त की तो है ना इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिंदू तो सुब्रमण्यम की है, सुब्रमण्यम। तो इनकरेक्ट हो गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। सही बात। केवल 2 सही है। महालवाड़ी व्यवस्था का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा था? ये था, कर की जिम्मेदारी संपूर्ण गांव महल मतलब मुखिया पर थी। ये वाला सही है।
आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था भाई? ये था भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण करना। ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश काल के अंतर्गत ददनी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखो ददनी प्रथा भाई, ददनी प्रथा में दिया गया था भारतीय शिल्पकारों को ब्रिटिश कंपनियों के लिए उत्पादन करने को बाध्य करना। मतलब जो भी चीजें बनाएंगे ब्रिटिश कंपनियों के लिए बनाएंगे और वो मैंडेटरी है कि बनानी ही पड़ेंगी उनके लिए। अभिकथन: रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास, बॉम्बे और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो भाई सही है ये बात। इस व्यवस्था में किसानों की भूमि का स्वामित्व दिया गया था, लेकिन वे सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करते थे। ये भी बात सही है। तो दोनों बातें इंडिविजुअली ठीक है। तो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सबसे अधिक भूभाग पर लागू की गई थी? ये की गई थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और कितने परसेंट के लगभग की गई थी ये लागू? ये की गई थी आपकी लगभग 51%। राष्ट्रीय पूंजी का एक तिहाई हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। निम्नलिखित में से यह कथन किस विद्वान ने दिया है? भाई यह कथन दिया है महादेव गोविंद रानडे ने। 22 में दिया गया है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत में औद्योगिकीकरण को बाधित किया। तो भाई कितनी बातें सही हैं इसमें? सही बात, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट प्रदान की। बिल्कुल भी नहीं भाई। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कर्नल रीड को माना जाता है। गलत भाई। रैयतवाड़ी का आपका कौन था? ये था आपका टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो भी तो था ना इसके साथ, टॉमस मुनरो। और रैयतवाड़ी आई कब थी आपकी? 792 में। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार रैयत को पट्टे पर प्रदान करती थी। सही। तो केवल 2 सही। इजारेदारी प्रथा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था प्रदान की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। सही। दोनों बातें सही हैं। 35 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग संबंधित कथन: बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई। ये किसने कहा है? बेंटिंग ने। कार्ल मार्क्स ने कहा है विश्व में कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों में भी भर दिया गया। ये क्या है? कॉर्नवालिस ने। अर्नोल्ड अर्नोल्ड ने क्या कहा है? भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया है जो अकबर व टीपू जैसे निरंकुश शासक न कर पाए। 2। तिलक रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसे ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। भाई ये तिलक ने कहा है। 1324 ऑप्शन नंबर ए। रॉयल टाइटल्स एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो भाई इसका उद्देश्य था हमारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य की उपाधि देना। यही तो था रॉयल टाइटल। 27 में दिया है उपनिवेशवाद के प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल हैं? इसमें प्रावधान शामिल है भाई आपके भारत में व्यापार का एक अधिकार करना। हाँ जी ये भी है। राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। ये भी सही। कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं की खरीद पर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना। ये भी सही। और पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। ये भी सही। तो कितने का कथन सही है? चारों। 28 में दिया है अभिकथन और कारण बताने हैं। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में शामिल करने का प्रावधान किया गया। सही। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए तत्पर थी। बिल्कुल गलत है भैया। तो उन्हें समान अवसर प्रदान करना चाहते थे। ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी। 29 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत में ट्रेड यूनियन के गठन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। नहीं। 19वीं शताब्दी के अंत में बॉम्बे और कलकत्ता जैसे औद्योगिक शहरों में विकास एक अधिक संगठित मजदूर वर्ग का जन्म दिया। सही बात है। तो कितने कथन सही है? केवल 2।
भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? तो भाई इसका महत्वपूर्ण प्रभाव देखो क्या हो सकता है। किसानों की आय में वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई थी। पारंपरिक कृषि प्रणाली का विकास, किसानों की बढ़ती ऋणग्रस्तता, हाँ भाई लोग नीचे दब रहे थे, ये वाला है इसका सही। 31 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन सही है वे बताने हैं। कृषि के वाणिज्यिकीकरण ने भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। नहीं। किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य और सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिली। गलत, दोनों बातें गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भू राजस्व व्यवस्था और जनक बताने हैं इनके। ये है आपका इजारेदारी प्रथा, वॉरेन हेस्टिंग। रैयतवाड़ी, थॉमस मुनरो। जमींदार व्यवस्था, कॉर्नवालिस, यानी कि स्थायी बंदोबस्त। महालवाड़ी व्यवस्था आपका कौन हो गया? होल्ड मैकेंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कालखंड ब्रिटिश भारत में वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण के रूप में जाना जाता है? यह है आपका 1757 से 1813। 34 में दिया है 1861 में अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे? भाई गवर्नर जनरल के विशेष अधिकार कौन से थे? विशेष अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यही है। 35 में दिया है वाणिज्यिक पूंजीवाद के दौरान भारत में किस बंदरगाह को निम्नलिखित में से प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? अब जहां से सबसे ज्यादा बिजनेस होता था वो है सूरत, गुजरात में पड़ने वाला बंदरगाह, क्योंकि भाई उधर से अंग्रेजों को जाने में सबसे ज्यादा आसानी थी। 36 में दिया है ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद के दौर में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित था? ये था हमारा हथकरघा उद्योग। 37 में दिया है निम्नलिखित में से कौन से कारण वित्तीय पूंजीवाद के परिणाम थे? अब देख लेते हैं। वित्तीय पूंजीवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से अधिक खोखला बना दिया। सही। भारतीयों को स्वशासन एवं राजनैतिक हिस्सेदारी के लिए अयोग्य माना जाने लगा। ये भी सही। आधुनिक समाज संस्कृति उस राजनीतिक विचारों को हतोत्साहित किया गया। सही। जिससे भाई जो इंडियन आदमी है वो आगे न बढ़ सके। भारतीयों को सार्वजनिक ऋण पर ब्याज की अदायगी अधिक करनी पड़ी। सही बात, तब तो गरीबी ईजाद होगी। तो चारों कथन सही है। 38 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र भी शामिल किए गए। नहीं, इसमें बस केवल आपके कौन कौन से किए गए थे? एक तो बम्बई वाला क्षेत्र, एक दक्कन के आसपास वाला क्षेत्र हो गया। हाँ, इसमें क्योंकि जो हेक्टर मुनरो था, जितना भी मुंबई के आसपास वाला क्षेत्र था उस जगह हर जगह था, लगभग 50% का क्षेत्र पर। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। नहीं। महालवाड़ी के अंतर्गत आपका उत्तर प्रदेश और पंजाब वाला क्षेत्र मान लो, यूपी और पंजाब वाला। जमींदारी व्यवस्था लगभग और 30% पर था ये। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, पंजाब और क्षेत्रों को शामिल किया गया था। भाई जमींदारी में पहले तो ये देख लो कि 19% भाग पे किया गया था। बिहार को इसमें आपका था बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र, और बनारस और कर्नाटक का भी थोड़ा सा क्षेत्र था इसमें स्थायी बंदोबस्त कह लो जमींदारी व्यवस्था। तो तीनों ही गलत होगी। इसमें कितने कथन सही है? कोई इनमें से कोई नहीं। 39 में दिया है उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपनिवेशवाद संबंधित हमारा औद्योगिक पूंजीवाद से। निम्नलिखित में से कौन महालवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा था? कौन जुड़ा था भाई महालवाड़ी व्यवस्था से? आपका होल्ट मैकेंजी था और एक आपका था विलियम बेंटिंग। मुनरो तो आपका जमींदारी से हो गया, वो सॉरी कार्निवालिस आपका जमींदारी स्थायी से हो गया। मुनरो आपका उससे हो गया रैयतवाड़ी से। तो हो गया 2 और 4। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय उद्योग का विकास क्यों बाधित हुआ? तो भाई क्यों बाधित हुआ है? ये हुआ है ब्रिटिश नीतियों के कारण। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरण में भारत में सबसे अधिक विकसित होने वाला उद्योग कौन सा था? तो ये था हमारा सबसे ज्यादा विकास होने वाला कपड़ा उद्योग। 43 में दिया है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनी रही। तो सही बात ये, ब्रिटिश सरकार ने भारत में मुख्य रूप से एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में विकसित किया। नहीं, वे तो कुछ करना ही नहीं चाहते थे ना हमारे लिए।
ब्रिटिश शासन के दौरान पड़े अकालों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? ये किया गया था फैमिन कमीशन। और फैमिन कमीशन आया कब था? ये आया था ये मानो आप 1876 या 77 के आसपास आया था ये। और जो आपका दक्कन मुंबई वाला क्षेत्र है वहां पे अकाल पड़ा था उसके लिए। ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद के प्रभाव से भारत की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कैसी बन गई थी? तो भाई ये बन गई थी कृषि प्रधान और उपनिवेशिक निर्भरता वाली। 46 में दिया है ब्रिटिश काल के दौरान भारत का पहला चाय बागान कहाँ स्थापित किया गया था? तो भाई ये स्थापित किया गया था आपका असम में। ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद के कारण भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी। बिल्कुल बढ़ी भाई, सही बात। ब्रिटिश सरकार ने भारत में उद्योगों का समान रूप से विकास किया और सभी वर्गों को समान अवसर दिए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे धन निकासी को आधिकारिक रूप से निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वीकार किया? ये किया है 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में ये इसको प्रतिपादित किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1861 में दिया 1861 के अधिनियम में निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में प्रांतीय विधान परिषदों को पुनः स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था बम्बई और मद्रास। बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? ये लागू की थी। और पहले देख लो रैयतवाड़ी आपकी लागू कब हुई थी? 1819 के आसपास, है ना। और किसने लागू की थी? ये की थी एल फिंस्टन ने रैयतवाड़ी। कहाँ पर? बम्बई में। 51 में दिया है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों को भूमि का स्वामित्व बना दिया गया। सही बात। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने में सफल रही। नहीं भाई, व्यावसायिक कृषि को नहीं, वरन इसका पूरा मुख्य उद्देश्य मतलब अंग्रेजों को फायदा दिलाने वाली जितनी राजस्व की चीजें थी उनको बढ़ावा देने में लगा हुआ था। तो कितने कथन सही है? केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महलवाड़ी व्यवस्था में कर निर्धारण प्रत्येक 30 वर्षों में पुनः निर्धारित किया जाता था। तो भाई कितने 30 वर्ष? तो कुछ ज्यादा दे दिए ना उन्होंने। ये होता था 20 वर्ष। इनकरेक्ट हो गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत करों की दर की भूमि अनुमानित उत्पादकता पर आधारित थी। सही। तो कितने कथन सही है? केवल 2। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 53 इसमें दिया गया है रैयतों की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। सही। ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों की भी अधिपति बनी रही। सही। तो इसमें दोनों कथन सही है। 54 में दिया है 1833 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। सही। सिर्फ चाय और चीनी के साथ मतलब चीन लोगों के साथ व्यापार जारी रहा। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में इस्पात उद्योग बहुत धीमी गति से विकसित हुआ। सही बात। ब्रिटिश सरकार भारतीय पूंजीपतियों को इस्पात उद्योग स्थापित करने में सहायता कर रही थी। नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। 56 में दिया है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के औद्योगिकरण चरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? भाई इनकी प्रमुख विशेषता थी, पहले देख लेते हैं। भारत में पारंपरिक कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। नहीं। भारत में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादकों को बाजार बनाना। ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद के दौरान भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली विकसित की गई। सही बात। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए तकनीकी सहायता को प्रदान की गई। गलत। भारत से ब्रिटेन की धन निकासी की प्रक्रिया जारी रही। सही। तो कितने कथन सही है? 1 और 3। द्वैध शासन प्रणाली को निम्नलिखित में से किसने लागू किया था? द्वैध शासन लागू किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। 59 में दिया है महलवाड़ी व्यवस्था में संपूर्ण गांव महल को कर भुगतान की जिम्मेदारी दी गई। मतलब एक तरीके से मुखिया मान लो गांव का। सही बात। ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को राजस्व संग्रह करने का अधिकार दिया। नहीं, मुखिया को, जो जानकारी सरकार को देता था। ऑप्शन नंबर सी। इस्तमरारी व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था में भारत में उप सामंतीकरण को बढ़ावा दिया। सही। 1813 के चार्टर एक्ट में इस व्यवस्था का समर्थन किया गया था। भाई ये दिया गया था आपको 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा इसको समर्थन दिया गया था। तो ये इनकरेक्ट हो गया। केवल एक सही। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत फौजदारी और न्यायिक कार्य निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में था?
ये था आपके बंगाल के नवाब। निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था का समर्थन आरसी दत्त ने किया था? जमींदारी व्यवस्था का, 1793 वाली। ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद के तहत भारत में रेलवे और संचार में भारी निवेश किया गया। किस हद तक सही है भाई ये? सही। इस दौर में भारत में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला और स्वदेशी व्यापारी को संरक्षण मिला। गलत। कितने सही है? केवल एक। 64 में दिया है 1858 के अधिनियम के बाद भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। सही। 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। ये भी सही, दोनों बातें सही है। 35 में दिया है 65 में दिया है ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों पर सबसे अधिक कर लगाया गया था? ये लगाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और लगभग कितने % कर लगाया गया था? 50 से 60% कर। अब देख लेते हैं 66 में दिया है अभिकथन कारण बताना है। 1863 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय बाजार को खोल दिया। सही बात। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो दोनों बातें सही हैं, कारण भी सही है। 67 में दिया है ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद के अंतर्गत भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश किए गए थे? ये किए गए थे रेलवे और परिवहन में। 68 में दिया है जो कथन सही है वे बताने। पहली रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी। सही बात है भाई, ये तो गलत है। एक्चुअली जो पहली लाइन बिछाई गई थी, कब बिछाई गई थी? अभी देखो कंफ्यूजन वाली बात। जो पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो बिछाई गई थी हमारी कलकत्ता से रानीगंज। बट जो पहली रेल चलाई गई थी, रेलवे लाइन अलग है और रेल अलग है। ये कहाँ से कहाँ तक थी? बम्बई से ठाणे। तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत है। पहली रेल उल्टा लिखा हुआ है दोनों में, ये भी गलत। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये वाली बात सही है। वित्तीय पूंजीवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है ब्रिटिश निवेशकों ने इस चरण के दौरान वित्तीय बाजार के क्षेत्र में निवेश किया। सही। इस चरण के दौरान बैंकों तथा बीमा कंपनियों की स्थापना की गई थी। तो इनकरेक्ट हो ये बात। इस चरण के दौरान ब्रिटिश निवेशकों ने सूती वस्त्र एवं इस्पात उद्योगों में निवेश किया। सही। तो कितने कथन सही हैं? 1 और 3। 70 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत 40 से 50% की दर से टैक्स वसूला जाता था। ये आपका 30 से 50 के बीच में था। तो इनकरेक्ट। रैयतवाड़ी में कितना था? 50 से 60% सबसे ज्यादा, क्योंकि रैयतवाड़ी से दिया जाता था। महालवाड़ी में है आपका 40 से 50%, सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी से, फिर फिर महालवाड़ी से और फिर जमींदारी से। यानी RMJ करके याद कर लो। तो इनमें से कितने सही है? तीनों ही गलत है। 71 में दिया है महालवाड़ी व्यवस्था को उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब और मध्य भारत में लागू किया गया था। सही। इससे क्षेत्र में गांवों की सामुदायिक संरचना मजबूत थी, जिसके कर संग्रहण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता था। सही। दोनों बातें सही है, कारण भी सही है। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद या बेच सकते थे। सही बात।